नमस्कार, नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल देववाणी व्याकरण पर मैं अपने सहयोगी श्रीमान नसीब खान के साथ मैं ललित मोहन शास्त्री आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हैं, कारक। और साथ में पहली बार वीडियो के अंत में हम कारक का अभ्यास पत्र भी दे रहे हैं, जिसमें आपको 15 प्रश्न मिलेंगे और 15 प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे, ये मुझे विश्वास है। आपने यदि वीडियो को अच्छे से समझा और देखा है तो उसके बाद में ये 15 प्रश्न आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाले हैं और इन्हीं में से 1-2 प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कारक के बारे में। परिभाषा: वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम शब्दों में जो परस्पर संबंध बताया जाता है उसे कारक कहते हैं। अब कारक आप समझ गए होंगे, क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम शब्दों में जो परस्पर एक दूसरे से जो संबंध बताया जाता है वो कारक होते हैं। आइए हम वाक्य के द्वारा समझते हैं। राम ने फल खाया। राम यहाँ पर कर्ता का है, राम यहाँ पर कर्ता है, खाया यहाँ पर क्रिया है और फल जो है वो कर्म है। तो यहाँ पर राम का खाया के साथ संबंध दर्शाया जा रहा है। जिस चिन्ह के माध्यम से दर्शाया जा रहा है वो चिन्ह है ने। तो ने कर्ता कारक का चिन्ह है, तो यहाँ पर जो राम है वो कर्ता कारक हो जाता है। दूसरे वाक्य में देखिए, मोहन ने चाकू से सेब काटा। काटने वाला कौन है? मोहन है, यानी कर्ता है, तो यहाँ पर ये कर्ता कारक हो जाता है। और काटने के लिए हमें जिस साधन की आवश्यकता पड़ी वो साधन यहाँ पर चाकू है। चाकू काम कर रहा है काटने का, तो ये कर्ण कारक हो जाता है, क्योंकि साधन का जो काम करता है वो कर्ण कारक होता है। तो यहाँ पर देखिए कारक का चिन्ह आया हुआ है से कारक का चिन्ह कर्ण कारक का है। कर्ण कारक का चिन्ह आने के कारण ये हो जाता है कर्ण कारक। आइए अब हम कारक के भेद की जानकारी ले लेते हैं। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद होते हैं। वो इस प्रकार है: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इस प्रकार ये 8 भेद हो जाते हैं हिंदी में कारक की। आइए अब हम प्रसर्ग की चर्चा कर लेते हैं। प्रसर्ग क्या होते हैं? जैसे आपने देखा यहाँ पर राम ने, ये जो ने आया हुआ है ये प्रसर्ग होता है, ये से आया हुआ है ये प्रसर्ग है। जो संबंध स्थापित करते हैं किसके साथ? क्रिया संज्ञा सर्वनाम के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं, और संबंध स्थापित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो प्रसर्ग कहलाते हैं, जैसे ने, से। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम प्रसर्ग। प्रसर्ग कर्ता के प्रसर्ग कौन कौन से? ने और कुछ नहीं। ऐसे वाक्य मिलेंगे जहां पर ने प्रसर्ग आपको नहीं मिलेगा, यानी कर्ता के साथ किसी प्रकार का कोई प्रसर्ग आपको नहीं मिलने वाला। फिर आता है कर्म कारक। कर्म कारक में को प्रसर्ग होता है, और कुछ वाक्य ऐसे भी होंगे जहां पर कुछ नहीं मिलेगा, यानी को आपको नहीं मिलेगा। करण कारक की बात करते हैं, से, के द्वारा, के साथ। करण कारक के 3 प्रसर्ग होते हैं, से, के द्वारा, के साथ। इन तीनों में से कोई एक प्रसर्ग आपको अवश्य मिलेगा। संप्रदान कारक में देखिए, के लिए और को, के लिए आपको प्रसर्ग मिलेगा और को भी आपको प्रसर्ग मिलेगा। ध्यान रहे, कर्म कारक में भी को प्रसर्ग होता है और संप्रदान कारक में भी को होता है। लेकिन कैसे पहचान करेंगे? दोनों जगह यदि को आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्म कारक है या संप्रदान कारक है। तो हम इन दोनों भेदों की जब हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पर विस्तृत जानकारी एकत्रित करेंगे हम। आइए अपादान की बात करते हैं। अपादान में से प्रसर्ग मिलेगा, और दूसरा आपको अलग होना अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। अलग होना यानी जुदा होना, यानी जुदाई होना। आइए संबंध कारक की चर्चा कर लेते हैं। संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री, ये आपको प्रसर्ग मिलने वाले हैं। ध्यान रहे, रा, रे, री जो ये प्रसर्ग है ये केवल तुम और मैं से बने हुए शब्दों के साथ ही रा, रे, री का प्रयोग होता है। आइए अधिकरण के बारे में जानें। में और पर। अधिकरण कारक के 2 प्रसर्ग होते हैं, में और पर।
दोनों की हम चर्चा करें कि कहाँ पर में का प्रयोग होता है, कहाँ पर का प्रयोग होता है। आइए संबोधन के बारे में देखते हैं। संबोधन में हे, अरे ये वैसे अव्यय शब्द होते हैं, इनके साथ में एक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। संबोधन में एक विशेष चिन्ह का प्रयोग होता है जिसको हम संबोधित करते हैं या संबोधन करते हैं, जिसको हम पुकारते हैं, उसके साथ एक विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वो चिन्ह ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये विशेष चिन्ह। तो आइए हम एक वाक्य के द्वारा सभी कारक के चिन्ह की हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, यानी सभी कारक का प्रयोग है और सभी कारक के चिन्ह भी इनमें आए हुए हैं। देखिए संबोधन का प्रयोग हो रहा है हे छात्रों, यानी किसी को पुकारा गया, छात्रों को पुकारा गया, तो संबोधन हे का भी प्रयोग हुआ है एक शब्द का, और यहाँ पर चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाता है संबोधन। राम ने, यहाँ पर कर्ता है, ने प्रसर्ग का प्रयोग होने के कारण ये राम जो है कर्ता बन जाता है। रावण को, तो को प्रसर्ग का प्रयोग होने के कारण रावण जो है वो कर्म कारक हो जाता है। बाण से यानी अब देखिए साधन का काम किया, मारा गया रावण को, किससे मारा गया, बाण से मारा गया। पूरा वाक्य पढ़ लीजिए एक बार। हे छात्रों, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से जाकर रावण की लंका में मारा। तो यहाँ पर देखिए मारने की बात है, मारा किसे, किस साधन से मारा, साधन का काम किसने किया, बाण ने किया, तो यहाँ पर ये करण कारक हो जाता है। सीता के लिए, किसके लिए, किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, तो यहाँ पर सीता संप्रदान कारक हो जाता है। अपादान, अयोध्या से जाकर, यानी अयोध्या से अलग होना हुआ, अलग होने के कारण यहाँ पर अपादान कारक हो जाता है। कहाँ से अलग हुआ, अयोध्या से, तो अपादान कारक है। तो अयोध्या से जाकर रावण की लंका में, रावण का और लंका का संबंध है, क्योंकि जो लंका है वो किसकी है, रावण की, तो संबंध है, इसलिए का के की यहाँ पर संबंध कारक हो जाता है। लंका में यहाँ पर देखो आधार बन रहा है और माध्यम बन रहा है, तो लंका में मारा, तो ये अधिकरण कारक हो जाता है। इस प्रकार सभी कारक के चिन्हों का और कारक का यहाँ पर प्रयोग हो गया एक ही वाक्य में। आइए हम एक एक कारक की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक, वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ये ध्यान रहे, वाक्य में जो क्रिया करने वाला होता है वो कर्ता होता है। वाक्य देखिए उदाहरण के रूप में, रमन ने पाठ पढ़ा, पाठ किसने पढ़ा है, रमन ने पढ़ा है, तो रमन यहाँ पर कर्ता कारक है। महेश पुस्तक पढ़ता है, मैंने चर्चा की थी कि कई बार चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी प्रसर्ग का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता। तो यहाँ पर देखो रमन ने पाठ पढ़ा, यहाँ पर तो ने प्रसर्ग का प्रयोग हो गया, लेकिन महेश पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता कौन है, महेश है, तो महेश कर्ता है, लेकिन कर्ता के साथ किसी प्रकार का कोई प्रसर्ग नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि ये कर्ता नहीं है, क्योंकि कर्ता तो यही है। प्रसर्ग क्यों नहीं आया, तो आप एक नियम याद रखिए, यदि वाक्य वर्तमान काल का है तो उसमें प्रसर्ग आपको नहीं मिलेगा कर्ता के साथ। आपको प्रसर्ग की पहचान करनी है तो उसी वाक्य को आप भूतकाल में बना दो। जैसे महेश पुस्तक पढ़ता है, इसको भूतकाल बनाओगे, महेश ने पुस्तक पढ़ी, तो ये भूतकाल हो गया। भूतकाल होते महेश ने प्रसर्ग आ जाता है। तो ये हुआ आपका कर्ता कारक। हम कर्म कारक की चर्चा कर लेते हैं। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का सीधा फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का सीधा फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया को जो ज़्यादा पसंद होता है वो कौन होता है, वो कर्म होता है। क्रिया को सबसे ज़्यादा पसंद कर्म होता है। वाक्य देखिए उदाहरण के रूप में, गीता भजन गा रही है, ये देखिए यहाँ पर कर्ता का काम कौन कर रहा है, गीता कर रहा है, क्योंकि जो गा रही है भजन वो कौन गा रही है, गीता गा रही है। क्या गा रही है, भजन गा रही है। कौन गा रही है, गीता गा रही है। तो गीता यहाँ पर आपको पहले ही बता चुका हूँ, गीता यहाँ पर कर्ता है लेकिन प्रसर्ग नहीं आया। इसको आप भूतकाल में बना दोगे तो गीता के साथ ने प्रसर्ग आ जाएगा। गीता ने भजन गाया तो ने आ जाएगा, तो गीता की तो आप पहचान कर लोगे करता है। अब भजन के साथ में भी देखो, ये भजन जो है कर्म का रूप है, यहाँ पर प्रसर्ग नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए गा रही है, क्या गा रही है, भजन। गा रही का सीधा फल कहाँ पड़ रहा है, भजन पर पड़ रहा है, ना कि गीता पर पड़ रहा है। देखिए भजन गा रही है, तो गा रही का फल किस पे पड़ रहा है, भजन। या सीता ने रमा को देखा,
यहाँ पर देखिए सीता ने रमा को देखा, यानी भूतकाल का है तो दोनों में आ जाता है। सीता करता है, ने आ गया, रमा कर्म है तो को आ गया। दोनों भूतकाल होते ही दोनों के साथ क्या आ जाता है, परसर्ग आ जाता है, ने और को। तो ये यहाँ पर कर्म कारक हो जाता है। विशेष के रूप में आप देख लीजिए, कुछ वाक्यों में दो कर्मों का भी प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों को द्विकर्मक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य जहाँ पर दो कर्म मिलेंगे वो होते हैं द्विकर्मक वाक्य, यानी दो कर्म वाले। जैसे दुकानदार ने मित्र को चाय पिलाई, दुकानदार ने चाय पिलाई, ये करता है किसको, मित्र को पिलाई। क्या पिलाई, चाय पिलाई। यदि द्विकर्मक वाक्य है तो आपको कर्म की पहचान करनी है तो क्या और किसको लगा दो, तो वाक्य में जो शब्द छूट जाता है, क्या और किसको लगाने के बाद जो शब्द छूट जाते हैं वो कर्म होते हैं। जैसे यहाँ पर दुकानदार ने मित्र को, तो यहाँ पर आ गया किसको, किसको लगाने से मित्र छूट जाता है। क्या लगाने से चाय शब्द जो है वो छूट जाता है, किसको और क्या नए शब्द आ गए, छूट के आ गए, मित्र और चाय, यानी मित्र और चाय दोनों कर्म हैं। ये ध्यान रहे। कर्म की पहचान करने के लिए किसको और क्या लगा दो, जो शब्द छूट जाता है वो कर्म होता है। वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए क्या और किसको लगा दिया जाता है। आइए कर्ण कारक की चर्चा करते हैं। वाक्य में कर्ण कारक, वाक्य में कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं, यानी जो साधन का काम करता है। जैसे राधा कलम से लिखती है, अब लिखने का काम किससे हो रहा है, कलम से हो रहा है, तो ये साधन का काम कर रहा है, तो ये हो जाता है कर्ण कारक। मोहन गाड़ी के द्वारा घर आ रहा है, अब मोहन घर आ रहा है लेकिन आ रहा है किससे, गाड़ी से आ रहा है, तो गाड़ी साधन का काम कर रही है, तो गाड़ी जो है कर्ण कारक हो जाता है। कुमुद भाई के साथ दिल्ली गई, अब देखिए कुमुद भाई के साथ दिल्ली गई, दिल्ली गई है किसके साथ गई है, साधन का काम किसने किया, साथ ले जाने का काम भाई ने किया, तो भाई यहाँ पर कर्ण कारक हो जाता है। विशेष कारण हेतु बताने के लिए, कारण और हेतु एक ही मतलब होता है, बताने के लिए कर्ण कारक का प्रयोग होता है। जैसे अनेक लोग कोरोना से मर गए, यहाँ पर कारण ये है, मरे क्यों, कारण क्या है इसका, कारण है कोरोना बीमारी, ये जो महामारी चल रही है ये बीमारी जो है इसी के कारण मर गए, तो यहाँ पर कारण हुआ कोरोना, तो ये कोरोना जो है कर्ण कारक हो जाता है। आइए हम संप्रदान कारक की चर्चा करते हैं। जिसके लिए कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कार्य किया जाता है या कुछ देने की बात हो, कुछ भी दिया जाए, दान दिया जाए, कुछ और वस्तु दी जाए, तो वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता है। जैसे पिता पुत्र के लिए लैपटॉप लाया, किसके लिए काम किया गया, लैपटॉप किसके लिए लाया गया, पुत्र के लिए, तो ये पुत्र शब्द जो है ये संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। राजा ने भिखारी को धन दिया, यहाँ पर के लिए ना आकर को आ गया, जो हमने चर्चा की थी पहले ही कि कर्म में भी को परसर्ग आता है और संप्रदान में भी को परसर्ग आता है। लेकिन जब दान देने की बात हो, यानी वाक्य में को परसर्ग मिल जाए और उस वाक्य में दे दिया जा रहा है, कुछ भी दिया जाए किसी को, तो वो संप्रदान कारक होता है, ये ध्यान रखना। यानी वाक्य में को परसर्ग हो और देने की बात हो तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। विशेष देख लेते हैं, जिसे कोई वस्तु पसंद हो उसमें भी संप्रदान कारक होता है, यानी किसी को कुछ पसंद आ जाए, जिसको पसंद आता है वो संप्रदान कारक होता है। जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है, अच्छा किसको लगता है, बालक को लगता है, तो बालक क्या है, संप्रदान कारक है, ये यहाँ पर को परसर्ग आ जाता है। यानी किसी को अच्छा लगता हो तो भी वहाँ पर को परसर्ग आता है, और वो को परसर्ग किसके अंतर्गत आएगा, संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है, ना कि कर्म कारक के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपादान की हम चर्चा कर लेते हैं। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं, यानी अलग होने की बात हो। जैसे राकेश घर से चला गया, अब चला गया तो यानी घर से अलग ही हुआ है तभी तो चला गया, तो यहाँ पर घर से अलग हुआ है तो घर जो है वो अपादान कारक के अंतर्गत है, से परसर्ग आया हुआ है। पेड़ से फल गिरता है, फल गिरता है किससे गिरता है, पेड़ से, तो पेड़ से अलग होगा तभी गिरेगा, तो पेड़ जो है यहाँ पर अपादान कारक है। विशेष में देखिए, डरना, रोकना, छिपना, लज्जा करना, उत्पन्न होना,
तुलना करना, इनमें भी अपादान कारक होता है। यदि वाक्य में ऐसे आपको दिखाई दे कोई डरने की बात, रोकने की बात, किसी को रोका जा रहा हो, किसी से छिपा जा रहा हो, लज्जा की जा रही हो, उत्पन्न होना, किसी से उत्पन्न होने की बात हो, किसी में तुलना की जा रही हो, तो भी अपादान कारक होता है। बच्चा सांप से डरता है, जिससे डरता है वो अपादान कारक होता है। सांप से डरता है तो सांप की अपादान संज्ञा होगी, यानी अपादान कारक है। किसान फसलों से पशुओं को हटाता है, किसको हटा रहा है? पशुओं। किससे हटा रहा है? फसलों से। किसको हटाया जा रहा है? पशुओं को हटाया जा रहा है। हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है, उत्पन्न हो रही है कौन? गंगा हो रही है। कहाँ से हो रही है? हिमालय से। तो हिमालय की अपादान संज्ञा यानी हिमालय अपादान है। राम लक्ष्मण से बड़ा है, तुलना की जा रही है दो में से, एक को बड़ा बताया जा रहा है तो लक्ष्मण से, तो ये लक्ष्मण जो है ये क्या है? अपादान है। पुत्र माँ से छिपता है, पुत्र किससे छिप रहा है? माँ से छिप रहा है। छिपने की बात हमने की थी, ये छिपना। पुत्र माँ से छिपता है तो यहाँ पर अपादान है। आइए हम संबंध की चर्चा कर लेते हैं। संबंध कारक संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से दो व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के बीच संबंध बताए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह संजीव का घर है, घर का और संजीव का संबंध है और दर्शाया गया है का प्रसर्ग के द्वारा, तो यहाँ पर संबंध कारक है। वह तुम्हारी गाड़ी है, तुम से बना हुआ रूप है, तभी इसमें रीक आया है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि रा, री, रे तुम और मैं वाले शब्दों के साथ होते हैं, यानी सर्वनाम शब्दों के साथ इनका प्रयोग होता है। वह तुम्हारी गाड़ी है। अब तुम्हारी और गाड़ी के साथ में संबंध है कि गाड़ी किसकी है? तुम्हारी है, तो दोनों का संबंध है, इसलिए री का प्रयोग हो जाता है। मैं और तुम से बने हुए शब्दों के साथ रा, रे, री का प्रयोग वह शेष व्यक्तियों, वस्तुओं के साथ का, के, की का प्रयोग होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अधिकरण कारक की चर्चा कर लेते हैं। अधिकरण कारक वाक्य में वस्तु का जो आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार यानी जैसे हथेली पर पेन रखा है, पेन किस पर रखा है? हथेली पर, यानी हथेली ने रोका किसको? पेन को, तभी तो वो रुका हुआ है, अन्यथा तो पेन नीचे गिर जाता। तो आधार का काम किसने किया? हथेली ने किया। उसी प्रकार मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर। आधार कौन बना पुस्तक का? मेज बना, तो मेज अधिकरण कारक है। कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ कहाँ रहे हैं? कक्षा में। कौन पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बच्चों का पढ़ने का जो आधार बना वो कौन बनी? कक्षा बनी। माध्यम कौन बना? कक्षा बना। तो ये कक्षा जो है अधिकरण कारक के अंतर्गत है। विशेष में देखिए, में प्रसर्ग का प्रयोग मुख्यतः भीतर होने के भाव में भाववाचक संज्ञाओं के साथ, जो भाववाचक संज्ञाएं होती है उनके साथ मूल्य बताने के लिए, ईर्ष्या, प्रेम, बैर भाव, समय और स्थान के लिए होता है। बाकी पर का प्रयोग होता है। जैसे कक्षा में 30 छात्र पढ़ रहे हैं, ये कक्षा के अंदर पढ़ रहे हैं, भीतर का भी भाव आ रहा है और स्थान का भी आ रहा है, तो मैं आएगा, पर नहीं आएगा। यहाँ पे मेरा परिवार दुख में, दुख जो है भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर मैं प्रसर्ग का प्रयोग होगा, पर का नहीं होगा। यह मोबाइल कितने में खरीदा? देखो कीमत के लिए मैं का प्रयोग होता है। और राधा और कृष्ण में बहुत प्रेम था या प्रेम की बात आ गई, तो यहाँ पर मैं प्रसर्ग का प्रयोग होता है। आइए हम संबोधन कारक की चर्चा करते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे राम, तुम कहाँ जा रहे हो? नमन, इधर आओ। तो ध्यान रहे, संबोधन कारक का जब प्रयोग होता है तो संबोधन कारक का एक विशेष चिन्ह है जिसका प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस चिन्ह का विशेष प्रयोग होता है। और कई बार क्या होता है कि संज्ञा शब्दों के साथ केवल इस चिन्ह का ही प्रयोग कर दिया जाता है और भाव वही होते हैं जो अरे हे से आते हैं। जैसे पहले वाक्य में आप देख सकते हैं अरे का प्रयोग किया गया है, अरे राम तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन दूसरे वाक्य में अरे हे का प्रयोग ना करके नमन के साथ संबोधनवाची चिन्ह का प्रयोग कर सीधा वाक्य बनाया गया, नमन इधर आओ। तो यहाँ पर भी संबोधन कारक हो जाता है। नोट, संबोधन कारक में संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखें, अवश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने पहली बार एक अभ्यास पत्र अंत में दिया है जो पूर्णांक है 15 नंबर का रहेगा। लाल रंग में जो शब्द है उन शब्दों में आपको कारक की पहचान करनी है कि इनमें
कौन सा कारक है। और अभ्यास पत्र पूरा करने के बाद अपने जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में साझा करें।